यूनिट ऑफ चैप्टर नंबर 6 जो कि है अकाउंट करंट। तो जाओ और नंबरिंग डालो, यूनिट नंबर 5 अकाउंट करंट, यूनिट नंबर 5 अकाउंट करंट। Now before I start this chapter, let me just give you some insight of this. This particular chapter, it's going to be a simple one, again not a complex one, but what it involves is like a lot of laborious work. We'll have to keep calculating a lot of things again and again, and they all will be done in one set style. So it's not कि दिमाग कोई ज़्यादा लगेगा, but in this chapter it's going to be more of mechanical sort of. But there will be a lot of calculation involved which you will have to like just complete every time and number of times in a question. Alright, chalo let's look into it. What does it has for us? चैप्टर है तुम्हारा यूनिट नंबर 5। हाँ जी, तो देखिए हम मॉड्यूल के अंदर कि व्हाट डू दिस से और एग्जैक्टली अकाउंट करंट यूज़ कहाँ होता है। अब मैं बिफोर वी रीड व्हाट इज़ गिवन इन द मॉड्यूल, मैं चाहूँगी तुम एक आइडिया रखो। जैसे कि हमने पढ़ा था एवरेज ड्यू डेट के अंदर दैट देयर आर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व और उनके बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, राइट। ऐसे ही कुछ यहाँ पर है दैट देयर आर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व और उनमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहा है। और होता ऐसा है, कुछ रुपए का सामान ख़रीदा, अब थोड़ा पैसा दे दिया, फिर कुछ का ख़रीद लिया, फिर थोड़ा पैसा दे दिया। डू यू अंडरस्टैंड? आई मीन दे आर नॉट मेकिंग द फुल सेटलमेंट. Like in average due date, we talked about of one particular date when entire settlement shall be done. Here, that's not the case. The point here is that there is a party which has sold the things to the other party. Now that other party pays little bit of amount, उसके बाद और सामान खरीद लिया, then they again pay little bit of amount, फिर और सामान खरीद लिया, then they pay lot of amount, फिर और सामान खरीद लिया. So this is an ongoing process. Now in that case, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो प्री पेमेंट कर दें, और अगर प्री पेमेंट कर देते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर रीबेट, और हो सकता है कि कई बार वो पेमेंट में डिले कर दें तो देन दे आर सपोज टू पे इंटरेस्ट. सो दैट कैलकुलेशन कैरिंग आउट एवरी टाइम फॉर ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन बी cumbersome. Now in order to make it slightly easier, there is a topic which is called account current. Now there will be an account drawn, and in that account फॉर ईच ट्रांजैक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस वहीं पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके दिखाते चला जाएगा, सो दैट ओवरऑल नेट में कितना इंटरेस्ट लेना है या रीबेट देना है वो फाइनली सेटल किया जा सके. शायद तुमको बात समझ आई. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ. 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, वन इज़ द सेलर, अदर इज़ द बायर. नाउ बायर परचेज द थिंग्स ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उन्होंने इमीडिएट पैसा नहीं दिया. अब वो थोड़ा सा पैसा कभी दे देते हैं, फिर और सामान ख़रीद लेते हैं, फिर थोड़ा सा पैसा फिर से दे देते हैं, फिर और सामान ख़रीद लेते हैं, फिर थोड़ा पैसा दे देते हैं, फिर और सामान ख़रीद लेते हैं. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग कंप्लीट पूरा थ्रू आउट थोड़ा पैसा आ रहा है जा रहा है और कुछ सामान का एक्सचेंज हो रहा है कर रहा है. बट यहाँ पे ये हो सकता है कि उन्होंने पे करने में डिले कर दिया हो तो उन पे इंटरेस्ट अक्रू हो गया हो, या उन्होंने एक्सेस पे कर दिया हो तो ही इज़ एलिजिबल फॉर डिस्काउंट. तो उस चीज़ का कैलकुलेशन करने के लिए ये चैप्टर आता है अकाउंट करंट. ठीक है, अब इसमें एक हमको सेट फॉर्मेट को बताएंगे और उसको कैसे क्या वर्कआउट करना है वो हम समझ के चलेंगे. ठीक है, चलिए मैं चाहूँगी कि एक बेसिक आप मेरे साथ रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज की थोड़ी आइडिया हो जाए और फिर हम पहुँचते हैं आगे. दे आर सेइंग अकाउंट करंट एक रनिंग स्टेटमेंट है. जैसे BRS होता है एक स्टेटमेंट है, ऐसे अकाउंट करंट नाम भले अकाउंट है बट इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच यू आर प्रिपेयरिंग. क्योंकि किसी पार्टी के साथ आपके बहुत ट्रांजैक्शन हो रहा है, बार बार एक ही पार्टी के साथ बार बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपने अलग से सारी डिटेल उसके रिस्पेक्ट में नोट करके चल रहा है कि कितना मुझे लेना है या कितना मुझे देना है, डिले हुआ तो मुझे उससे कितना इंटरेस्ट लेना है, या उसने जल्दी पे कर दिया तो मुझे कितना डिस्काउंट देना है. तो उसको एक जगह पे एक स्टेटमेंट के थ्रू आप रिकॉर्ड करके चल रहा है और उस स्पेशल स्टेटमेंट को कहा जाता है अकाउंट करंट. ठीक है, आगे बढ़े. तो कह रहा है अकाउंट करंट इज़ अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज़ फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम and includes interest allowed या charge on various items. It takes form of a ledger account. तो जो उसकी शक्ल है वो कहीं ना कहीं एक लेजर जैसी है but ultimately it's a kind of statement only. आगे some of the situations जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है. पहला, it is prepared when frequent transactions regularly take place between 2 parties. तो बार बार 2 पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए ये यूज़ हो सकता है. दूसरा कह रहा है कंसाइनमेंट के केस में हो सकता है कि सामान भेजा हमने कंसाइनी को, फिर वहाँ से उसने कुछ पे किया पर अभी पूरा पे नहीं किया, थोड़े दिन बाद फिर थोड़ा पे कर दिया,
फिर थोड़े दिन बाद फिर थोड़ा पे कर दिया, तो ऐसे कुछ के अंदर इंटरेस्ट अगर आता है तो ठीक है। ये रियल लाइफ बात बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन से कोई रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद कह रहा है अकाउंट करंट यूज़ किया जा सकता है बैंकर और कस्टमर के बीच में। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चंस हमारे हैं और चैप्टर में टॉपिक है तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप खाते में पैसा डालते हो, फिर निकालते हो, फिर डालते हो, फिर निकालते हो, और करंट अकाउंट होता है तो कई बार ओवर ड्रॉ कर लेते हो, तो बैंकर कन्फ्यूज़ जाता है क्या मेरे को इनको इंटरेस्ट देना है कि इंटरेस्ट लेना है कि क्या करना है। तो वो वाला जो टिपिकल कैलकुलेशन है वो आप अकाउंट करंट के थ्रू कर सकते हैं। फिर आ रहा है इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन 2 और मोर पर्सन्स आर इन जॉइंट वेंचर। अब पहले से ये फाउंडेशन में टॉपिक हुआ करता था जॉइंट वेंचर, अभी वो हटा दिया है, बट जॉइंट वेंचर का मतलब होता है 2 पार्टीज़, ठीक। अब 2 पार्टीज़ लाइक पार्टनरशिप, पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए, फिर थोड़ा निकाल लिया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर निकाल लिया, तो उसमें क्या इंटरेस्ट आ रहा है उसका कैलकुलेशन। आगे एन अकाउंट करंट हैज़ 2 पार्टीज़, वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज़ रेंडर्ड। तो एक ने पूरा वो डॉक्यूमेंट बनाया है और वो दूसरे को भेज देगा। तो एक द वन हु इज़ मेकिंग द अकाउंट, ठीक है, रेंडरिंग द अकाउंट, एंड द अदर हु इज़ टेकिंग द अकाउंट दैट वाज ऑलरेडी मेड बाय द फर्स्ट वन। इट इज़ इंडिकेटेड इन द हेडिंग ऑफ एन अकाउंट करंट। तो टॉप पे लिख दिया जाता है विच इज़ लाइक ए इन अकाउंट करंट विथ बी। इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ द कस्टमर एंड द अकाउंट इज़ रेंडर्ड बाय हिम बी से, ठीक है, टू हिम बाय बी। फिर से लैंग्वेज देख लीजिए, क्या ए इन अकाउंट करंट, तो ए के बारे में डिटेल नोट है और वो किसके पास मेंटेन द डिटेल, बी के पास। तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ द कस्टमर एंड हु इज़ मेंटेनिंग द डिटेल्स आर मेंटेन्ड बाय बी। फर्दर दे आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू वेज जिसके हिसाब से अकाउंट करंट बनाया जा सकता है ना। आई वुड वांट कि आप जाइए अपने रजिस्टर में एंड लेट्स गो एंड राइट समथिंग वेरी बेसिक अबाउट द चैप्टर। लिखिए अकाउंट करंट इज़ अ रनिंग स्टेटमेंट। अब बच्चों रनिंग स्टेटमेंट क्यों बोला है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरे टाइम चलते ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट ऑन गोइंग। So it is a running statement of transaction, running statement of transaction which are taking place between parties. Transactions which are taking place between parties. फुल स्टॉप करके आगे लिखो इट इंक्लूड्स तो जो बेसिक ट्रांजैक्शन है उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें आ जाता है। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज, इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज ऑन वेरियस आइटम्स। जैसे खाते में आपके पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, नेगेटिव बैलेंस है तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वही बात है, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट देना है कि इंटरेस्ट लेना है, तो वो चीज़ें साइमल्टेनियसली इस अकाउंट में आती जाती हैं। ओके आगे लिखिए इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस लाइक पहला लिखो नंबर 1 when frequent transactions take place between two parties, बार बार लेना देना चलता रहता है between two parties। दूसरा लिखूँ नेक्स्ट in case of a current account maintained by customer with his banker, in case of current account which is maintained by a customer with his banker, तो कभी पैसे पॉजिटिव होंगे कभी नेगेटिव होंगे, तो उसके केस में। नेक्स्ट लिख लो अगर थ्योरी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे तुम नाम लिख सकते हो, इसलिए लिखवा रही हूँ, बाकी प्रैक्टिकल में अभी इस पर कोई क्वेश्चन है नहीं। लिख लीजिए नेक्स्ट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट
in case of consignment. Next, in case of joint venture. In case of joint venture. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. For the purpose of account current, there are two parties involved. For the purpose of account current, there are two parties involved. पहला, one who renders the account. One who renders the account, the one who gives the account, and the other to whom the account is rendered, the one who receives it. The one to whom the account is rendered. ठीक, चल अब डाली हेडिंग जाके. There are three ways of preparing account current. There are three ways. जैसे कि मैंने आपसे कहा completely मैकेनिकल है ये. कैसे क्या करना है, स्टेप्स और स्टाइल में आपको बताती चलूँगी और इजीली काम हो जाएगा. There are three methods or three ways of preparing account current. ठीक है, पहला लिख लीजिए, तीनों नाम लिख दें. नंबर वन, with the help of interest table. With the help of interest table. भले ये नाम इंटरेस्ट टेबल कह रहा है बट अपने लिए ऐसे लिख लेना, एक्चुअली वहाँ इंटरेस्ट का एक कॉलम बन जाता है. कैलकुलेशन के लिए वहाँ इंटरेस्ट का एक कॉलम बन जाता है, टेबल नहीं होता, फॉर्मेट में इंटरेस्ट का एक कॉलम आ जाता है. दूसरा, नंबर टू, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट. बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोडक्ट है उसके कॉलम आ जाते हैं. और तीसरा, नंबर थ्री, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस. बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट होगा किसका, ऑफ बैलेंस. बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, ब्रैकेट में लिख देना, यूजुअली करंट अकाउंट इन केस ऑफ बैंक, वहाँ इसका इस्तेमाल होगा. अब कैसे क्या करना है, वील लुक इनटू ईच ऑफ देम. अभी ये नोट्स के लिए प्रॉपर लिखना आपके लिए ज़रूरी था. जैसे जैसे हर एक करेंगे तो किस में क्या है यू विल गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड. ओके, चल here we go and let's start with the first one. लिखिए जाके मेथड नंबर वन. मेथड नंबर वन, with the help of इंटरेस्ट टेबल. अब मेथड का नाम भले इंटरेस्ट टेबल है, मैंने अभी आपसे कहा कि कोई इंटरेस्ट का टेबल नहीं बनता, वो जो अकाउंट बनेगा उसमें ही एक इंटरेस्ट का कॉलम आ जाता है. ठीक है, गिवन. चलिए सर, let's come to the first method. Now before we do, we'll read it. They are saying according to this method, all the transactions are arranged in the form of an account. तो जैसे एक अकाउंट होता है उसकी शक्ल का ये रहेगा. ठीक है, आगे कह रहा है there are two additional columns on both the sides. दोनों साइड कुछ एडिशनल कॉलम होंगे. काय के one column is meant to indicate the number of days. days का एक कॉलम बनने वाला है. counted from the due date of transaction. जिस डेट को सेटल होना था, to the date of rendering the account. तो जिस डेट को फाइनली वो अकाउंट बन रहा है, जिस डेट तक का, तो वो लास्ट डेट तक. तो जिस डेट को पैसे मिलने थे और जिस डेट को अकाउंट बन रहा है वो पूरे डेज उसमें आ जाएंगे. ठीक है. इफ़ नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन अबाउट ड्यू डेट, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ड्यू डेट के बारे में नहीं दी, तो ट्रांजैक्शन की ही जो डेट है उसी को ड्यू डेट मान लेते हैं.
मतलब आज जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी ड्यू डेट नहीं थी, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्या, तो आज को ही ड्यू डेट मानिए। ठीक, दूसरा पढ़िए। दी अदर कॉलम, जो मैंने आपसे कहा था, इज़ मेंट फॉर व्हाट? अदर कॉलम इज़ फॉर राइटिंग इंटरेस्ट। एक में डेज आएंगे और एक में इंटरेस्ट आएगा। चलिए कॉपी में जाइए, पहले आप ये लिखिए, जाइए और लिखेंगे अंडर दिस मेथड, under this method there will be two additional columns. Under this method there will be two additional columns. Under this method there will be two additional columns. पहला लिख लो जिसमें क्या आने वाले हैं आपके नंबर ऑफ डेज आने वाले हैं, जिसमें नंबर ऑफ डेज ब्रैकेट में लिख देना काउंटेड फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ अकाउंट, जिस डेट तक का अकाउंट बन रहा है। और फुल स्टॉप करके आगे लिख दीजिए इंपॉर्टेंट बात, इफ़ डिटेल अबाउट ड्यू डेट इज़ नॉट गिवन, इफ़ डिटेल अबाउट ड्यू डेट इज़ नॉट गिवन, देन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन is considered as due date. If due date is not given, then the date of transaction is considered as due date. If due date is not given, then the date of transaction is considered as due date. Okay. दूसरा लिख लीजिए, other column is for interest. Other column is for writing interest. Other column is for writing interest. फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडी मेड टेबल इंटरेस्ट दोनों साइड दिखता रहेगा, तो नेट में आपको क्या लेना है या देना है वो समझ आ जाता है। फिर इंटरेस्ट कॉलम ऑन द बोथ द साइड्स आर टोटल दैन बैलेंस, तो वो तो छोड़, कोई ऐसी बात नहीं। अब अपन आ जाए अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर, इसको करके देखें कैसे क्या करना है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, पहले हम इसको रीड करेंगे क्वेश्चन को, फिर सॉल्व कैसे करना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ श्याम। तो श्याम के साथ ट्रांजैक्शन हुए और हु इज़ मेकिंग द अकाउंट करंट? नाथ ब्रदर्स ही इज़ मेकिंग एंड ही इज़ गोइंग टू रिकॉर्ड श्याम की डिटेल्स। पहले कह रहे हैं सितंबर 16 को सोल्ड गुड्स टू श्याम, कब बेचे हैं? 16 सितंबर। कितने के? 200। बट ड्यू कब है? 1 अक्टूबर। तो जब आप डेज लेंगे तो कहाँ से लेना है आपको? ड्यू डेट से। तो ड्यू डेट क्या है? ये ड्यू डेट 1 अक्टूबर। आगे 1 अक्टूबर को रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम 90 रुपये। अब इसमें कोई ड्यू डेट दी नहीं, तो जो डेट है वही ले ली जाएगी। 21 अक्टूबर की बात करें, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, उल्टा हो गया, अभी सेल किया था खरीद लिया, वो इंटर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, लेना देना 500 रुपये। तो ड्यू कब? 1 दिसंबर। 21 को हुआ है बट ड्यू है 1 को, तो 1 दिसंबर से काउंटिंग होगी। अगला आ रहा है 1 नवंबर, श्याम को पे कर दिया, कितना? 330। कोई डेट नहीं है तो इसमें ड्यू डेट 1 नवंबर लेंगे। 1 दिसंबर पेड टू श्याम, फिर पैसा दे दिया 330। कुछ नहीं है ड्यू डेट, क्या लेंगे? 1 नवंबर। 5 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500 रुपये, ड्यू डेट दी है 1 जनवरी। दिसंबर 10 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200 रुपये, ड्यू डेट 1 जनवरी। अगला 1 जनवरी को पेड श्याम 600 रुपये, डेट नहीं है तो 1 जनवरी ही लेंगे। 9 जनवरी को सामान बेच दिया श्याम को 20 रुपये का, ड्यू डेट 1 फरवरी लेना। नीचे कह रहा है अकाउंट जो प्रिपेयर हो रहा है वो 1 फरवरी को हो रहा है। तो व्हेन आर वी रेंडरिंग दी अकाउंट टिल व्हाट डेट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड? 1 फरवरी। तो जब आप डेज काउंट करेंगे तो ड्यू डेट से लेके द डेट व्हेन अकाउंट इज़ रेंडर्ड और प्रिपेयर्ड तब तक के डेज लेना। और इंटरेस्ट के लिए कितना लिया जाएगा? 6% पर एनम, और उन्होंने कहा है 365 दिन लीजिएगा, नहीं भी कहते तो वो इस लेते। ठीक है, चलो अब हम जाएंगे and we will be preparing our format. We will be preparing our format.
आई वुड रेकमेंड आप अपनी जो कॉपी है ऐसे रहती है वर्टिकल, उसको आप टेढ़ा कर लें जिससे कि सारे कॉलम्स रंग से आ जाएं, क्योंकि कॉलम्स की संख्या कुछ एक्स्ट्रा ही होने वाली है। यहाँ पे वील बी मेकिंग आ कॉलम्स, मैं एक एक करके लिखती हुई जाती हूँ। एक आएगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स, यू विल हैव योर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद यू विल हैव डेज, ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव योर अमाउंट, जो मेन अमाउंट था, एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग योर इंटरेस्ट। आई थिंक मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लूँ, मेरे पास जगह है मौजूद। This would be better. Okay. I hope you are preparing it. ठीक है, अभी ऐसा बड़ा सारा एक अकाउंट बन गया। यहाँ पे लिख देंगे टॉप पर अकाउंट करंट, अकाउंट करंट अप टू 1 फरवरी, 16 है, 16 है, 16, और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर आना, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर आना। तो ये एक फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। ठीक है साहब, चलिए तो ये अब अपन जाएं अपने कैलकुलेशन के ऊपर। आई विल चेंज माई स्लाइड ताकि रबिंग में प्रॉब्लम ना हो मुझे, एंड ऑल्सो आई चेंज माई शेड एंड आई यूज़ द फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा। चलिए, क्या डेट है हमारे पास? 16 सितंबर 2015 की बात हो रही है। तो यहाँ पहले ईयर मैंने कॉमनली लिख दिया 15, जब वो 16 बनेगा तो बीच में 16 डाल देंगे। अब सबसे पहले वो कह रहा है सामान हमने शाम को बेचा, तो हमने शाम को सामान बेचा, तो हेयर वी आर गोइंग टू राइट 16 सितंबर और टू सेल्स कितना? 200 रुपये का सामान। ड्यू डेट क्या कही है उन्होंने? 1 अक्टूबर। अब डेज काउंट करना है फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल वी आर मेकिंग आवर अकाउंट, दैट मीन्स 1 फरवरी। ठीक है, करिए आप अपना कैलकुलेशन। मैं 2-3 आपके लिए कैलकुलेट कर देती हूँ। आई बिलीव आपसे हो जाता होगा, बट कभी कभी बच्चे अटक जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ अक्टूबर, अब अक्टूबर 1 तो ड्यू डेट है ही, तो अक्टूबर के कितने दिन बच रहे हैं? 30।
नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी का एक दिन। तो आप यहाँ से अगर डेज़ देखें तो 123 डेज़ निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ डेज़ में डाल दीजिए 123। ओके, अब इंटरेस्ट पे आए। अब इसका ज़रा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 123 डेज़ के लिए। तो 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइड बाय 365 कितना आ रहा है आपका? 4.04 is what you will get. Just for this, let me show calculation to you such that there remains clarity. अमाउंट कितना है? 200 रुपये। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। कितने दिन की बात हो रही है? 123 डिवाइड बाय 365, सो यू विल गेट 4.04। ओके, चल आगे पहुँचे हम। अगला क्या कह रहा है? फर्स्ट थिंग डन। सेकेंड, 1 अक्टूबर कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। तो कैश मिल रहा है, क्रेडिट में जाइए, लिखिए वहाँ 1 अक्टूबर बाय कैश। अब इसकी कोई ड्यू डेट नहीं दी तो वही ले लेंगे 1 अक्टूबर। अमाउंट कितना मिला? 90। अब 1 अक्टूबर से लेके डेज़ काउंट करने हैं, तो अभी 1 अक्टूबर से ही किए थे। यू कैन टेक 123 डेज़ ईजीली। तो 90 का 6% 123 डेज़ के लिए, तो 123 बाय 365 कितना आ रहा है? 1.82। राउंड ऑफ कर देते हो तुम तो 1.82। इसको टिक लगा दो। कम टू नेक्स्ट, अक्टूबर 21। अक्टूबर 21 को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब सामान परचेज करें, कौन से साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय परचेजेस, और कितने रुपए का है? 500। 21 अक्टूबर 500 का सामान। ड्यू डेट क्या है? 1 दिसंबर। अब कहाँ से काउंट करेंगे? 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक। तो यहाँ कर लूँ मैं आपके लिए क्या? दिसंबर की बात करें, 1 दिसंबर तो हो ही गई, तो 30 दिन दिसंबर के बचे। जनवरी और फरवरी का एक दिन, कितना हो जाएगा? 62 डेज़। तो 500 इंटू 6% इंटू 62 बाय 365, सो दैट्स कमिंग 5.10 कर सकते हैं आप उसको। 5.095 तो 5.10 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो डन। नाउ पेड टू श्याम। अब श्याम को पे कर रहे हैं। श्याम को पे करें तो कौन से साइड आना चाहिए? डेबिट साइड, राइट। टू कैश या बैंक, एनीथिंग कैन बी रिटन। क्या डेट है जब पे कर रहे हैं? 1 नवंबर 3:30। 1 नवंबर 3:30। ड्यू डेट कुछ नहीं है तो 1 नवंबर ही मान लीजिए। डेज़ काउंट करिए फ्रॉम 1 नवंबर टिल 1 फरवरी। तो नवंबर में 30 डेज़ होते हैं, एक दिन जा चुका। 29 डेज़ नवंबर के, 31 डेज़ दिसंबर, जनवरी 31 और फरवरी का एक दिन, तो 92 डेज़ लेंगे हम। कितना आ रहा है? 5 रुपये। 4.99 आ रहा होगा। यू कैन टेक 5। ठीक है, ये होने के बाद दिसंबर 1 पे टू श्याम, फिर से पे कर दिया। ये मैंने डेट गलत लिख दी थी, ये 1 दिसंबर है ना, दिसंबर। पे टू श्याम 330 रुपये, तो लिखा मैंने यहाँ 1 दिसंबर टू कैश 330। 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर से काउंटिंग करनी है, तो अभी हमने करी थी। 62 डेज़ आए थे। 30 डेज़ दिसंबर, 31 जनवरी और एक दिन फरवरी, 62 डेज़। तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। 330 इंटू 62 बाय 365 इंटू 6%, दैट्स कमिंग 3.36। नेक्स्ट
दिसंबर 5, दिसंबर 5 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट। 5 दिसंबर बाय परचेजेस और इसकी डेट है 1 जनवरी, 500 रुपये, ड्यू डेट 1 जनवरी और 500 रुपये का ट्रांजैक्शन। और 1 जनवरी से आप देखें तो जनवरी में 31 डेज़ रहते हैं, एक दिन गया तो बचे 30 और एक दिन फरवरी का तो 31, तो 500 का 6% 31 डेज़ के लिए, दैट्स कमिंग 2.55 ऑलमोस्ट 2.55। ये भी हो गए। 10 दिसंबर को फिर ख़रीदा 200 रुपये का सामान, तो 10 दिसंबर को फिर से ख़रीदा 200 रुपये का सामान। अब डेज़ को ही आ जाएंगे, 31 डेज़, 200 31 डेज़, 6%, तो इट्स कमिंग 1.02, राउंड ऑफ करते हैं तो 1.02। ठीक है, अगला 1 जनवरी आ रही है तो 2016 हो जा रहा है, तो करना कुछ नहीं है, ऐसे में यहाँ 2016 लिख दो अभी, या ऊपर भी आप 15-16 लिख सकते थे, या तो मैं ऊपर ही लिख देती हूँ 15-16। ठीक है, अब क्या डेट है? 1 जनवरी, पेड श्याम, तो 1 जनवरी टू कैश 600 रुपये, कोई ड्यू डेट नहीं दी तो ट्रांजैक्शन डेट ही आ जाएगी। 1 जनवरी से आप देखते हैं तो 31 डेज़ होते हैं, अभी निकाले थे हमने, तो 600 रुपये पे 31 डेज़ के हिसाब से 6%, तो 3.6 कर देते हैं, 3.06। अब 9 जनवरी पर आ जाइए, तो गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम 20 रुपये के, तो 9 जनवरी टू सेल्स 1 फरवरी ड्यू डेट है और 20 रुपये, और 1 फरवरी से 1 फरवरी 0 डेज़, तो इंटरेस्ट इस पे आएगा नहीं। इतना हो गया हमारा काम। अब क्या करना है, आगे की कहानी समझिए। आपको सबसे पहले ये जो डेबिट में इंटरेस्ट है वो, और जो राइट साइड आपके पास इंटरेस्ट है वो, उनका इंडिविजुअल टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। ठीक, मैं आपके लिए शेड चेंज कर लेती हूँ, ऑरेंज से लिख रही हूँ, तो मैं डेबिट का टोटल करूँ, आप भी करिए। दिस इज़ कमिंग डेबिट साइड का 15.46, क्रेडिट का करें राइट साइड का, दैट्स कमिंग 10.49। तो कौन सा साइड शॉर्ट है? क्रेडिट साइड में कमी है, तो आ रहा है 4.97 का डिफरेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल स्पष्ट, और यहाँ लिख देंगे 4.97, थोड़ा पॉइंट में छोटा करके बना दूँ, 4.97। ठीक है, अब मैम क्या है ये इंटरेस्ट? ये वाला जितना भी इंटरेस्ट था, जो ये आप डेबिट साइड लिखते चले, आपने सामान बेचा तो पैसे डिलेड मिल रहा है, तो ये उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली आप अपने लिए ऐसे लिख सकते हैं, ये वो इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट हमें लेना है, और आपने सामान ख़रीदा, परचेज़ करा, तो अभी पे नहीं करा, तो वो है आपको इंटरेस्ट देना है, ऐसा। तो ऐसे करके क्या मॉड्यूल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है
ताकि आप चीज़ों को कहीं अटक जाओ तो हैंडल कर लो। ये इंटरेस्ट लेना है और ये इंटरेस्ट क्या है जो इंटरेस्ट आपको देना है। तो कुल मिला के लेना है 15.46, देना है 10.49, देना है 10.49, तो कुल मिला के 4.97 का इंटरेस्ट लेना है। तो किया ये जाएगा, ये जो मेन अमाउंट का कॉलम है यहाँ आके लिख दिया जाएगा टू इंटरेस्ट और अमाउंट में लिख देंगे 4.97 जो वहाँ बैलेंस आएगा। टू इंटरेस्ट 4.97 और डेट डाल देंगे 1 फरवरी और अब अमाउंट कॉलम का बैलेंस किया जाएगा। अमाउंट कॉलम देखिए 200 रुपये लेने हैं सेल के, 330, फिर 330 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4.97 माइनस 90 माइनस कितना आ रहा है आपका बैलेंस वो यहाँ लिखिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन 194.97 ओवरऑल हमें उनसे लेना है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 194.97, ये देख लीजिए आप 194.97, ठीक है। किसी का यहाँ का मिस हो गया हो तो यहाँ का देख लो। तो इस वाले मेथड के अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इंटरेस्ट साइमल्टेनियस कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना टोटल इंटरेस्ट लेना था, इंटरेस्ट लेना है, इतना पूरा इंटरेस्ट हमको देना है, तो नेट में 4.97 का इंटरेस्ट लेना है, तो लेना है तो इसीलिए यहाँ डेबिट में जाकर उसको जोड़ दिया और अल्टीमेटली उस हिसाब से बैलेंस निकाल दिया। तो यहाँ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 होता है कंप्लीट।